सैक्रोइलियक जॉइंट पेन होता क्या है? बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम लेके कि साहब ये तो स्पाइन का दर्द है, मुझे ऑपरेशन बताया गया है, ऐसा-वैसा। एमआरआई में ये डिस्क दिख रही है, वो डिस्क दिख रही है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं अमंग डॉक्टर्स ऑल्सो, स्पाइन सर्जन्स के बीच में भी ये मिथ्स हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट एक ऐसी मोडालिटी है जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग डील नहीं कर रहे हैं। इसके पेन के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है और बड़ा ओवरलैपिंग टाइम्स रहता है कि बहुत सारे टाइम रेडिकुलोपैथी या सियाटिका को मिमिक कर रहा होता है। इसकी वजह से इसका डायग्नोसिस में भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। मैं लास्ट 20-25 ईयर्स से सैक्रोइलियक जॉइंट में ही डील कर रहा हूँ एंड मेरे लिए तो जस्ट ऐसा होता है कि पेशेंट एंटर करता है मेरे चैम्बर में एंड डायग्नोसिस हो चुका होता है। So this kind of pain is this and otherwise डिफ़िकल्ट डायग्नोस करना मुश्किल होता है क्योंकि एमआरआई पे जो इसके जो चेंजेस होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट के वो 10 से 12 साल लेते हैं दिखने में और उसके बाद भी वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये बोलना बहुत मुश्किल होता है, कई बार एमआरआई में रेडियोलॉजिस्ट भी रिपोर्ट नहीं कर रहा होता है बिकॉज़ उनका भी फोकस उस साइड ज़्यादा नहीं होता है एंड स्पेशल विंडोज़ चाहिए होते हैं उसको देखने के लिए एमआरआई के एंगल्स होते हैं। अगर वो एंगल फोकस नहीं किया है तो दिखता भी नहीं है प्रॉपरली। सो रिपोर्टिंग भी डिफ़िकल्ट है, डायग्नोसिस भी डिफ़िकल्ट है, पेशेंट करे तो करे क्या बेचारा। सो पेन से सफ़र कर रहा होता है, कई बार पेशेंट ऑपरेट हो जाते हैं, उसके बाद भी बिस्तर पे पड़े होते हैं। ऑपरेट होने के बाद कई बार पेन और बढ़ जाता है क्योंकि अब हमने नॉर्मल आर्किटेक्ट को छेड़ दिया है, तो जो जो एक तो वैसे ही पेन था और पेन बढ़ जाता है, पेशेंट और बेड रिडन हो जाता है, पेशेंट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन कैसे होता है, आप पहचानो कैसे इसको? क्योंकि अगर आप इसको देख पाते हो, एक बार भी आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, पॉसिबल हो तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर पॉसिबल हो, अदरवाइज़ आप अपने लोकल डॉक्टर से भी ऐसे बात कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो। तो इसमें पहला तो मैं आपको सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा। तो इंसीडियस ऑनसेट होता है, धीरे-धीरे पेन होता रहता है, पेन धीरे-धीरे बढ़ता है। मोस्ट कॉमन इट इज़ दिस पेन इज़ इन फीमेल और फीमेल कौन-सी जो चाइल्ड बर्थ के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज़ होती हैं, उनमें ये पेन का प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा ज़मीन पे बैठते हैं और स्क्वैटिंग पोज़ीशन जो इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं या हमारे मुस्लिम भाई लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, उन लोगों में ये जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत फ्रीक्वेंट होता है। बाकी तो सभी में होता है, एज के साथ पेन बढ़ता है, एज के साथ सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होना चालू हो जाता है। कई लोगों का आर्किटेक्चर रहता है, हाइपोकैल्सीमिया, विटामिन के डी डेफिशिएंसी, ये सारे कॉजेज़ होते हैं। कई में पैथोलॉजीज़ होती हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सैक्रोइलाइटिस पहला सिम्पटम होता है, पहला इन्वॉल्वमेंट सैक्रोइलियक जॉइंट का ही होता है। सो ऐसे वेरियस बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं जिनमें होता है। बट टू बिगिन विथ पेशेंट प्रेज़ेंट कैसे करता है? पेशेंट का टिपिकल हिस्ट्री होगी कि मुझे शुरू में बहुत थोड़ा-सा पेन होता था स्पाइन बैक साइड में, नीचे कमर में और वो टिपिकली वो पीछे हाथ ऐसे रख के बताएगा कि मुझे यहाँ पेन होता था और ये पेन या चल रहा होगा वो ऐसे हाथ रख के पेशेंट कि पेन मुझे यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट कई बार चेयर से उठ के जब खड़ा होता है थोड़े समय बैठने के बाद तो उसको पेन हो रहा होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में पेन होता है। पेशेंट लेट के जब लेटा होता है तो उसको करवट बदलने में मुश्किल होता है या फिर वो एक ही साइड करवट पे लेटता है। चलने में पेन नॉर्मली 90% केसेस में पेन कम होने लग जाता है। जब थोड़ा चलेंगे तो पेन रिलीफ होने लग जाता है। तो ज़्यादातर सिम्पटम्स क्या होते हैं? करवट लेने में, लेटने में, चेयर पे उठ के बैठ के खड़े होने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर जर्क्स पे या झुकने में। तो ये पेन ऐसा प्रेज़ेंटेशन करता है कि लाइक जैसे आपका सियाटिका का पेन है या स्पाइन का पेन है नॉर्मली 90% केसेस में वो पेन चलने से बढ़ता है, रेस्ट पे नॉर्मली नहीं होती है। बट सैक्रोइलियक जॉइंट पेन जो है वो थोड़ा रेस्ट पे ज़्यादा होता है। जब एडवांस स्टेज में तो चलने पे भी बढ़ेगा ये पेन, बट अर्ली स्टेजेस में ये इस टाइप से प्रेज़ेंट करता है। ओवरलैपिंग लेटर ऑन तो होने लगती है। अब पेशेंट जब ये आता है तो पेशेंट बोलेगा कि हम जब भी बैठे हैं, लेटे हैं, करवट बदल रहे हैं, उस समय हमारे को ये पेन बढ़ रहा है। अब डायग्नोसिस की बात आती है कि पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे एस्टेब्लिश हुई, तो इसके लिए हमारे 2-3 टेस्ट होते हैं। जिसमें एक कॉमन टेस्ट होता है फेवर टेस्ट। फेवर टेस्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन टेस्ट करेंगे, फिर एक टेंडरनेस होती है जो कि पीछे बैक साइड में आपका डिंपल होता है जिस एरिया में पेन होता है, वहाँ पे टिपिकली प्रेशर पे स्पाइन के थोड़ा-सा साइड 2 से 3 सेंटीमीटर लेटरल साइड में पेन पॉइंट्स होते हैं, टेंडरनेस वहाँ रहती है। अगर हम उसको थोड़ा भी दबाएँगे तो पेशेंट को पेन होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसके 3 से 4 सेंटीमीटर के एरिया में पेन हो रहा होगा, तो डायग्नोस्टिक होता है सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का।
लोअर लिम्ब में पेन रेडिएट कर सकता है, तो इसलिए लोअर लिम्ब में पेन रेडिएट करना एक्सक्लूड नहीं करता है कि सैक्रोलिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट अगर लेटा है तो ये आपका ये पर्टिकुलर एरियाज है, इस एरिया में अगर मैं इस स्पाइन के साइड में कंप्रेस करूंगा दोनों साइड में तो पेशेंट को पेन होगा, या फिर मैं उसको सीधा लिटा के उसका डिस्ट्रैक्शन टेस्ट करूंगा तो भी पेन होगा, या फिर फेवर्स टेस्ट करूंगा लिम्स के साथ में। तो उन सिचुएशन में पेशेंट क्या करता है, पॉजिटिव होते हैं तो डायग्नोस्टिक मोर और लेस स्टैब्लिश हो चुका था। बात आती है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की, तो जैसा मैंने बताया रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में डायग्नोसिस होना मुश्किल होता है। जो साइंस सिम्टम्स जो साइंस होते हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बहुत लेट निकल आ रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिलायबल नहीं होते। मोर ओवर हमको ये देखना होता है कि कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है, क्योंकि इस ज्वाइंट में ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, कभी कभी पाइजेनिक एब्सेसिस भी होती हैं, उनको रूल आउट करना होता है, उसके लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उनको रूल आउट करते हैं। आती है बात कि अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट होता है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए पहला पहला मोडालिटी जो पहली हमारा अप्रोच होता है वो होता है डायग्नोस्टिक ब्लॉक। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड टेक्निक से मैं करता हूँ, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड से मुझे ये एरिया को मैं विजुलाइज करता हूँ। डायनेमिक होता है, मैं इसको हिला डुला सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, एंड रियल टाइम होता है। MRI CT वगैरह क्या रियल टाइम नहीं होता, एक बार खींच लिया बात खत्म हो गई। यहाँ पे मैं हर कुछ कर सकता हूँ, वो स्टैटिक टेस्ट है, एक बार फिल लिया बात खत्म। यहाँ पे क्या मैं हिला डुला के मूवमेंट करके सब कुछ देख सकता हूँ। तो डायनेमिक तरीके से मैं इसको टेस्ट करूंगा, पहले उसके मूवमेंट्स को देखूंगा, रेंज ऑफ मोशन को देखूंगा, कोई इडिमा है, स्वेलिंग है, कैल्सिफिकेशन है, ये सारी चीज मुझे दिख जाएंगी। फिर अंडर विजन, डायरेक्ट विजन में जाके वहां उस पॉइंट पे जाके कुछ दवा इंजेक्ट करते हैं नीडल्स के थ्रू, और वो दवाइयाँ मुझे बता देती हैं कि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, कितना % पेशेंट को रिलीफ मिलने वाला है, इसमें मैं आगे लेजर से बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। सो दिस इज वन थिंग कि जहाँ पे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस करने के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी से आगे बढ़ते हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से जो वहाँ के पेनफुल एरियाज हैं उनको एब्लेट करते हैं, जो एबरेंट नर्व्स आ जाती हैं या जो नर्व इंट्रैप हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि ऑसिफिकेशंस हो रहे होते हैं, एडिमा हो रहा है, फालतू की नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनकी कोई कोई मतलब ही नहीं होता उसका। उसको एब्लेट करने से क्या होता है, जैसे ही नर्व को एब्लेट करेंगे हम, वो एरियाज का एडिमा खत्म हो जाएगा, उसकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, वहाँ टेंडरनेस है वो खत्म हो जाएगी, हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे एडिमा सबसाइड हो रहा है। तो एक विशियस साइकिल होती है, उस साइकिल को ब्रेक करना होता है, पेन रिलीव करना होता है, और हीलिंग को प्रमोट करना होता है। सो मल्टीपल स्टेप्स में ये ओवरऑल कवर कर रहा होता है स्पाइन को। सैक्रोइलियाटिक नॉर्मली क्या होता है कि इट्स नॉट अ वेरी मोबाइल जॉइंट, 5 से 6 डिग्री मूवमेंट होता है इस जॉइंट के बीच में, ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिक्स ही जॉइंट होता है। सो जब हम इसको मोबिलिटी को बढ़ जाता है इस जॉइंट में किसी भी रीजन से, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग योगासन भी थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे होते हैं या प्रॉपर कर नहीं होते, उससे भी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट योग वाले आते हैं मेरे पास में, या जिम वाले आते हैं, जो कि एक अपना बटरफ्लाई आसन है, जो बटरफ्लाई आसन भी बहुत सारा कर रहे होते हैं, उससे भी ऐसा हो जाता है। तो वो भी आपको अंडर गाइडेंस और लिमिटेड समय के लिए करना, ज़्यादा नहीं करना है, तो उससे भी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ने से पेन चालू हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो अल्टीमेटली प्रेजेंट ऐसे कर होते हैं। तो फाइनली हमको इसको डायग्नोज करके ट्रीट करना होता है, और जितना जल्दी ट्रीट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना जल्दी ट्रीट करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। अदरवाइज जितना लेट होता जाता है ट्रीटमेंट के, एक तो फायदे नहीं मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, और शायद पूरा ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन लगभग लगभग ना के बराबर है, अगर कुछ है भी तो ऐसा ही जॉइंट फिक्सेशन है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत रेयरली होता है, काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, क्योंकि फिर वो फिक्स हो चुका होता है और पेशेंट को कुछ दूसरे नए प्रॉब्लम्स गेट रिलेटेड चालू हो जाते हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर को अप्रोच करें, अर्ली स्टेज में ही कांटेक्ट करें, और अर्ली स्टेज में ही अगर पॉसिबल जरूरत हो तो हम इन्वेस्टिगेट करके उसको ट्रीट करें, वो बेस्ट रिजल्ट देता है और अब सबसे फायदे की चीज़। हाँ, पूरा बीच से चालू होते फिर पूरा पैर तक के आते। पूरा दोनों पैर में पूरा नीचे तक आते का? हाँ, ये पूरा ऐठे थे अंदर, ये पूरा झुनझुनी भर थे। हाँ, तो दर्द कब कब होते? दर्द जैसे सोता तो पूरा बढ़ते। अच्छा, सोए से? सोए से पूरा बढ़ते। हाँ, मैं सोए से। और चलने फिरने में? चलने फिरने में नहीं, लेकिन झुक के झाड़ू पोछा करबे, वजन चीज उठावे, ओखर से बढ़ जाती हूँ। अच्छा, दर्द बहुत ज्यादा रहते का? अच्छा, नींद आते, दर्द नहीं रहते, नींद आते, और दर्द बढ़ते ना नींद नहीं आ। अच्छा। पहले ना सोते नहीं सकते, 3 महीना ना मैं दोपहर बस सोता थे, और रात के ना पूरा इसने जागते रहे दर्द की वजह से। अच्छा, इतना ज्यादा पेन होती रही से? हम्म। अच्छा।